नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी G7 में पहुंचे और 16 महीने पुराना एक हिसाब किताब था जिसको पूरा कर लिया। दोस्तों 16 महीने से यूएसए के अंदर जो डीप स्टेट है उसने न्यू दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट को गिरवाने की पूरी कोशिश करी। हमारे ऊपर मैसिव टैरिफ्स लगाए गए, हमें थ्रेट किया गया, हमें आइसोलेट करने की कोशिश करी गई और हुआ क्या? दे वर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब कल G7 में कनाडा जैसा कंट्री आपकी सपोर्ट करनी शुरू कर दे, इसका मतलब है आपने जंग को जीत लिया। कुत्ते की पूंछ सीधी हो रही है। यह सिर्फ कनाडा की बात नहीं, उसमें अमेरिका, यूके, यूरोप सभी आते हैं। अब मोदी जी ने G7 में किया क्या? ट्रंप के साथ उनके साथ बैठे हुए वहां पे कुछ बोल दिया और 3-4 चीजें बोली हैं मोदी जी ने जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मैसेज लाउड एंड क्लियर था पूरे भारत की तरफ से। मैसेज था वी मीन बिजनेस बट ऑन आवर टर्म्स, नॉट ऑन योर टर्म्स, जो वेस्ट की पावर्स G7 की कंट्रीज हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये इफेक्ट करता है आपके फ्यूचर को। आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए बात करने के लिए आपको पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को देखना पड़ता है। दोस्तों 16 महीने की बदतमीजी है जो वेस्टर्न पावर्स ने हमारे साथ रखी और उसका हिसाब मोदी ने एक फोटो में ले लिया। एक फोटो में आप सोच के देखिए, एक सिंपल हैंडशेक था फ्रांस के अंदर जिसने प्रूव कर दिया कि आप क्या करने वाले हैं। G7 की समिट है, आपको मालूम है, मैसिव मूवमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो फेस टू फेस होते हैं। ये पहली मीटिंग है जो 16 महीने में इन दोनों की हो रही है और वहां पे हुआ क्या? सिर्फ एक हैंडशेक, क्विक स्माइल और एक हल्का सा थपथपाया ट्रंप ने मोदी जी को। बट आपने नोटिस किया कि इस बार मोदी जी ने सिर्फ हैंडशेक किया है, जप्फी नहीं डाली, कोई हग्स नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड स्टाइल है मोदी जी के काम करने का। अगर आप उनको बहुत देर से फॉलो करते हैं तो सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनका 1-to-1 कनेक्शन है एंड ही हग्स देम। वो हमेशा ये मोमेंट्स को वो चेरिश भी करते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप के साथ वो काम नहीं किया गया। एक मैसेज को सेंड करना था, यू आर वेलकम्ड बट थैंक यू सो मच, प्लीज रिमेन इन योर लिमिट्स। दोस्तों ब्रूटल जो वर्ल्ड है जियो पॉलिटिक्स का, वहां पे बॉडी लैंग्वेजेस और ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स हैं दे मीन एवरीथिंग। अब इस मोमेंट को, अगर ये एक्सप्लोसिव मोमेंट को अगर आपको समझना है, ये फ्यूचर है, ये आंसर है फ्यूचर का। इसके लिए आपको जो मोदी जी ने गेम प्ले करी है, ये क्या प्ले किया, वहां पे पहले तो ये काम कर दिया, उसके बाद ट्रंप के साथ बैठे हुए G7 में वहां पे क्या बोला, ये सारी चीज़ों के ऊपर अब चलते हैं। क्योंकि उसके लिए आपको पहले पास्ट में देखना पड़ेगा कि पिछले 1-1.5 साल में हमारे साथ या हमारे अगेंस्ट किया क्या है, जो इस लेवल पर मोदी जी आ गए और वाट लगा रहे हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की। फरवरी 2025 ये आखिरी बार था जब दोनों लीडर्स मिले। उसके बाद आप बोलेंगे यार ये तो कनाडा में इधर उधर मिले थे, वो मैटर नहीं करता क्योंकि बायलैटरल मीटिंग कभी भी हुई नहीं थी। उसके बाद जो रिलेशनशिप था ऐसे लगा कि जैसे कि एक डीप फ्रीजर में चला गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अमेरिका के प्रेशर के नीचे हम झुकेंगे नहीं। भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वहाँ पर जो नूर खान बेस है उसमें जितने एसेट्स हैं वो सारे अमेरिका के थे। ये दुनिया को पता ही नहीं था। और जैसे ही हमने नूर खान बेस को हमने अटैक किया, इमीडिएटली वॉशिंगटन से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि यार पाकिस्तान की वाट लगानी बंद कर दो, बहुत हो गया, हमारे एसेट्स को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स वॉशिंगटन के रखे हुए थे। वॉशिंगटन पाकिस्तान से ज़्यादा पैनिक कर रहा था। यूएसए ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भारत नूर खान बेस को अटैक करने से पहले वो यूएसए की परमिशन लेगा ही नहीं। हमने ना किसी के, मोदी जी तो वैसे किसी की सुनते नहीं है, वो यूएसए को पूछ के बोलेंगे कि हम नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी के लोग बिना अमेरिका की परमिशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। हमने वहां पे ब्रह्मोस भेजा और तबाह कर दिया। एक महीने तक अर्थक्वेक आते रहे पाकिस्तान के अंदर। ये सबसे पहला एक कील था जो हमने ठोका डोनाल्ड ट्रंप के माथे में। पाकिस्तान की तो कमर में हमने कील डाला, उसके माथे में हमने डाल दिया था। उसके बाद हमने रशिया का तेल बंद नहीं किया। भारत के ऊपर रिटेलिएशन शुरू हो गया अमेरिका का। पहले 25%, उसके बाद 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए हमें पनिश करना है क्योंकि हम उनको सुन नहीं रहे। रीज़न क्या था? जब ये टैरिफ्स को लगाया गया, इमीडिएटली जो राहुल गंदगी है उसको एक्टिवेट कर दिया गया।
यहाँ पे जो मीडिया है भारत की उसको भी एक्टिवेट किया कि भारत की इकॉनमी डूबने वाली है, आप स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल लीजिए, ताकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। ग्लूम एंड डूम का जो पूरा सिनेरियो है, अपोजिशन ने और मीडिया ने मिलकर पैनिक को क्रिएट किया। और उसके बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी भारत में अपोजिशन की और मेन स्ट्रीम मीडिया की, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मोदी जी वीक हैं, फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर है, जयशंकर और मोदी दोनों को रिजाइन करना चाहिए। दोस्तों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स CIA ने, जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उन्होंने भारत में पोस्ट करवाए। क्या बोला उन्होंने? एक ही चीज बोली कि भाई मोदी जी को हटाना चाहिए। दोस्तों, ये डिमांड था कि या तो भारत सरेंडर करे अमेरिका के सामने, वरना आपकी गवर्नमेंट को हम राहुल गांधी के साथ मिलकर हम गिरवा देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा मीडिया बताता नहीं है। उस घड़ी में जब इतना प्रेशर था हमारे ऊपर, हमने ब्लिंक नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट स्टैंड रही कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम खरीदते रहेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक्स खेले उस टाइम पे। रीजन क्या था? अजीत डोवाल का और जयशंकर जी का कि जो अमेरिका है वो डीपली डिस्ट्रैक्टेड है, हमें सुनने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को ईरान के वॉर में ड्रैग करता जा रहा था। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने अपना बैग पैक किया और सीधे चले गए SCO की मीटिंग में। याद है आपको, चाइना में जब SCO की मीटिंग हुई थी, वहां पर पहली फोटो थी पुतिन के साथ, उन्होंने खिंचवाई वहां पर, और उसकी गाड़ी में बैठकर उन्होंने बातें भी करी हैं ताकि किसी को पता ना लगे हम बातें क्या कर रहे हैं। उसके बाद मीटिंग करी शी जिनपिंग के साथ, क्लोज डोर्स में। एक ही बात बोला गया, तुम्हें और हमें लड़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, अगर अपनी कंट्री की तरक्की चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर काम करो, हम पूरी दुनिया की वाट लगा सकते हैं। और उसके बाद से शी जिनपिंग ने जनरली भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई तनकी दिखाई है। दोस्तों, ये ऑप्टिक्स थे और साथ में बिजनेस था। ऑप्टिक्स बड़े क्लियर थे। हमने या मोदी जी ने एक डायरेक्ट मैसेज भेजा अमेरिका को, व्हाइट हाउस को, अगर हमें ज़्यादा दबाने की या पुश करने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास दो बहुत पावरफुल ऑप्शंस हैं। और अगर ये तीन कंट्रीज, रशिया, भारत, चाइना, इकट्ठे हो गए और एक स्ट्रेटेजिक डिफाइंस हमने क्रिएट कर ली, तो तुम्हें अनसेटल कर देंगे बुरी तरह से। और ये अनसेटल किया भी। किसको? जो USA के जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वॉशिंगटन के अंदर, उनको हिला के रख दिया। रीजन भी, उनको मालूम था कि ये तीन कंट्रीज इकट्ठे हो गई तो हम वेस्ट की हेजेमनी को हम खत्म कर सकते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, ये तो हो गया हिस्ट्री। ये समझनी जरूरी है कि हम अगर आज ट्रंप को गले नहीं पड़ने दे रहे या ना ही गले लग रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हमने ग्राउंड वर्क पहले किया हुआ है। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए G7 की समिट। ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ये फ्लिप करने का मोमेंट था। ट्रंप ऑलरेडी कंप्लीटली फ्यूरियस है कि उनके जो वेस्टर्न अलाइज हैं उन्होंने साथ नहीं दिया ईरान के वॉर में। यूके के जो प्रधानमंत्री है स्टामर, उसके साथ मिलने से मना कर दिया ट्रंप ने, क्योंकि यूके ने रिफ्यूज किया था अमेरिका को हेल्प करने के लिए इन द ईरान वॉर। नाउ उसके बाद इजराइल है, उससे साथ भी अग्रेसिव पोस्चर ट्रंप ने लगा दिया। दो ही तो अलाइज थे, एक वेस्ट में और इजराइल, दोनों से 36 का आंकड़ा शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल छोड़ नहीं रहा ईरान को लेबनान के अंदर। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि मेरे पास राइट है अपने कंट्री को डिफेंड करने का, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं था कि तुम ईरान के जाके तुमने वाट लगा दी सिर्फ इसलिए कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी उसने यूज किया नहीं है। मेरे ऊपर तो हर रोज अटैक होते हैं और मुझे बोल रहे हो कि मैं अटैक ना करूं। मैं तुम्हारी डील, ये तुम्हारी बनाई हुई डील है, दिस इज बिटवीन USA एंड ईरान, नॉट इजराइल को पूछा ही नहीं गया, तो मैं इस पार्ट का डील नहीं हूं। ये पर्सनल डील है ट्रंप की, इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ द डील। दोस्तों, ये जो सारे रीजंस हैं, एक और चीज है, ट्रंप ने एक और पंगा ले लिया, वो ले लिया अरब से। अरब्स को बोल दिया कि ईरान की वाट मैंने लगाई है, लेकिन आपके कहने पे लगाई है, अब इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो $300 बिलियन वो मांग रहा है ईरान, ये आप दीजिए, ये बिल आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका के जो ओल्डेस्ट अलाइज थे, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूके, इजराइल, ये सारे के सारे फ्रैक्चर्ड है, वो इससे दूर होना चाहते हैं। अब वेस्ट जो है वो फाइटिंग अपने ही अलाइज के साथ करता जा रहा है। ये एग्जैक्ट मोमेंट है जिसने सब कुछ भारत के लिए भी चेंज कर दिया। अब G7 की फैमिली फोटोग्राफ, ये सारी डिटेल्स ये इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर मोदी जी आज असर्ट कर रहे हैं, ट्रंप के साथ बैठकर अगर कोई बातें बोल रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि ग्राउंड वर्क तैयार है, अमेरिका के एलाइज छोड़ते जा रहे हैं उसको। जो G7 की फैमिली फोटो थी,
आप देखेंगे कि जो ट्रंप हैं वो कंप्लीटली आइसोलेटेड थे, जैसे कि यूरोपियन लीडर्स वो उनको देखना भी चाहते नहीं है। और इसलिए जब मोदी जी को ट्रंप ने देखा तो वो एक एक्सचेंजेस इमीडिएटली करने पड़े, क्योंकि मोदी जी कोल्ड वॉर में भी गर्मी तो रखते ही हैं। दोस्तों, ये जो सडन चेंज ऑफ हार्ट है अमेरिका का या भारत का और वेस्ट का, वो क्यों हुआ? क्योंकि वेस्ट को रियलाइज हो गया एक बिटर ट्रूथ, भारत को भी रियलाइज हो गया है कि भारत की जरूरत अमेरिका को है और भारत को अमेरिका की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भारत की जरूरत वो ज्यादा है। एंड डोंट टेक माई वर्ड ओनली, मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने शुरू में बोला था आपको, कुत्ते की पूंछ सीधी हो रही है। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्ने, उन्होंने एडमिट किया G7 के अंदर कि G7 अब दुनिया को चलाता नहीं है, ये पुरानी फोर्स हो चुकी है। उन्होंने बोला कि ये मीटिंग भारत के बिना और ग्लोबल साउथ के बिना ये यूजलेस है, यानी कि भारत के बिना G7 इज अ एम्प्टी पावरलेस क्लब। कौन बोल रहा है? कनाडा का प्रधानमंत्री, खालिस्तानी कंट्री, वो बोल रही है कि भारत के बिना G7 अधूरा है, एम्प्टी है। दोस्तों, इसका रीजन क्या है? आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए रियल मनी को। मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी, फॉलो मनी करेंगे आपको सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। यूएसए अभी एक ट्रेड डील को साइन कर रहा है ईरान के साथ। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस बैठे हैं स्विट्जरलैंड में, जिनीवा में, वहां पर इस डील को साइन किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बातें हो रही हैं। 2000 से ज्यादा शिप्स वहां पे फंसी हुई हैं। ग्लोबल इकोनॉमी ब्लीड कर रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर रोज। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये ईरान का वॉर और लंबा चले, क्योंकि रशिया में ऑलरेडी देख लिया अमेरिका ने कि युद्ध शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म करना या रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड युद्ध का मतलब है आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इसलिए इस टाइम पे अमेरिका भारत के साथ पंगा नहीं ले सकता, जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, अरब्स, इजराइल, यूके, सबके साथ, इवन चाइना के साथ 36 का आंकड़ा ऑलरेडी शुरू हो गया है। उन्हें एक रिलायबल एंकर चाहिए ये पूरे क्योटिक वर्ल्ड के अंदर, और वो एंकर भारत बनता जा रहा है। इसलिए G7 में जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया, क्या बोला उन्होंने? ट्रंप के साथ बैठकर बोला मुझे फेवर नहीं चाहिए किसी की, अपनी फेवर रखो अपनी जेब में। एंड ना ही मोदी जी ने बोला कि वी आर नॉट अ विक्टिम, वी आर नॉट प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड ऑल्सो। वेस्टर्न लीडर्स को एक ही बात बोली कि जो ये आप बोलते हैं ना कि हमने आपको बीक दे दिया, हमने आपको फैक्ट्री दे दी, आपको लगता है कि आपने बड़ा महान काम किया है, ये प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि आप डोनेशन दे रहे हो हमें। ये डोनेशन नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हमारे कंट्री में। और साथ में उन्होंने डिमांड कर दिया कि जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स है दे शुड बी बेस्ड ऑन डिग्निटी, नॉट डिपेंडेंसी। वेस्ट में ट्रंप के सामने बैठकर बोलना कि आप हमें डिपेंडेंट करना चाहते हो, वी डोंट वांट इट। डिग्निटी है, हमारी सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है। दैट मीन्स मोदी जी ने वहां पर अनडिनाइबल स्ट्रेंथ के साथ काम किया है और वेस्टर्न पावर्स के मुंह पे बोला, पहली बात आपको हमारी जरूरत है, दूसरा हम भीख नहीं मांग रहे, ना ही मुसलमानों की तरह कोई विक्टिम कार्ड बाहर निकाल रहे हैं। एक ही चीज, वी आर नॉट आस्किंग फॉर फेवर्स। आपको फैक्ट्री लगानी है मेरे कंट्री में, आप लगाइए, आपको पार्टनरशिप करनी है आप कीजिए, लेकिन उसको ऑनर भी कीजिए। डोंट ट्राई टू मेक अस डिपेंडेंट, मेक अस योर पार्टनर्स। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, जो हमारे फ्यूचर को चेंज करेगा। दोस्तों, इस मीटिंग में क्या ठीक हुआ? ठीक ये हुआ कि हमने अपनी ऑटोनॉमी को दिखा दी कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। आपने 50% का टैरिफ लगाया सिर्फ इसलिए हमें दबाने के लिए, उसके बाद भाग गए, सरेंडर कर दिया, आपने उसको रिमूव भी कर दिया, जबकि हमने कोई भी चीज को माना नहीं आपकी। रशिया से तेल पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। दोस्तों, हमने सारे शॉक वेव्स को हमने ऑब्जॉर्व किया। इन्होंने हमारी इकोनॉमी को डाउन करने की कोशिश करी, हम अभी भी 7-8% पे हम राइज कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एक्सपर्ट्स लिब्रांडो जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भारत आइसोलेट हो जाएगा, डिप्लोमेटिकली नीचे चला जाएगा, इकोनॉमिकली हम तबाह हो जाएंगे, दे वर प्रूव्ड कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हमने उसका इंतजाम पहले से किया हुआ था। जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुए, उतना हमने रशिया को, ग्लोबल साउथ को, हमने अफ्रीका को, हमने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर दिया। अब होगा क्या? ये तो हो गया जो सब कुछ हुआ है। अब मोदी जी और ट्रंप की बायलैटरल मीटिंग होने वाली है आज सुबह। उसके अंदर होगा क्या? ट्रेड डील को डिस्कस किया जाएगा, जो टैरिफ्स है उसको कम किया जाएगा। दूसरा एक और है, वहां पे जो ये फंडामेंटल डायनामिक्स हैं
उसको शेकअप किया जाएगा इस बार, क्योंकि मोदी जी ने मीटिंग से पहले इंडिकेशन दे दिया वो क्या करने वाले हैं। यहां पर अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगा फ्रॉम अ वीक जूनियर पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वही बराबरी की बात। इवन तो इकोनॉमिकली मिलिटरीली हम अमेरिका के बराबर नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नीचे देखकर हमारे साथ डील्स करें। हम टेबल पे बैठ रहे हैं कॉन्फिडेंटली, और वो मीटिंग से पहले हमने ऑलरेडी अपना ग्राउंड वर्क मोदी जी ने कर लिया। जैसे पहले बोला, G7 में जब मीटिंग किया ट्रंप के साथ बैठकर, उससे पहले 1 साल की पूरी मेहनत है, तो भी जाकर हमने G7 में ये काम किया है। बायलैटरल से पहले ये सब कुछ बोलना कि डोंट यूज अस, मेक अस योर पार्टनर्स, वरना भाड़ में जाओ, इसका मतलब है आपको इंडिकेशन मिल गया कि मीटिंग में होने वाला क्या है। अब आपके लिए फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब ट्रेड नेगोशिएशंस होगा वहां बैठकर बायलैटरल मीटिंग में, वहां पर क्वाइटली जो टैरिफ्स है उसको रोल बैक किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, उसके कारण तेल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, उससे जो भारत के अंदर जो तरक्की है वो बढ़नी शुरू होगी, कंपनीज यहां पर और आनी शुरू होंगी, और जो पावर सेंटर है वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ वो मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा अगले 3-6 महीने में। दोस्तों दिसंबर 2026 तब तक का टाइम है सिर्फ। ट्रंप भी तब तक हैं, उसके बाद ट्रंप नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोली मार देगा, इसलिए क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शंस को वो हारने वाले हैं। हारने इसलिए वाले हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स जो वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी है वो अच्छी तरह से धांधली करेगी दोबारा से, वो ट्रंप को नहीं जीतने देंगे, और वीक पोजीशन में ट्रंप आ जाएं वो काम नहीं करेंगे। हो सकता है वो अपनी प्रेसिडेंसी को वो छोड़ भी दे। ट्रंप ने एक ही काम किया, या वेस्ट ने एक ही काम किया, भारत को डिपेंडेंट बनाने की उन्होंने कोशिश करी, आइसोलेट करने की कोशिश करी, ताकि सिर्फ हम अपनी ऑटोनॉमी, अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी का हम डिसीजन ना लें। लेकिन हुआ क्या, हमने तो नहीं, वो खुद अपने आप को आइसोलेट करते हुए महसूस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठे, किसी ने उनसे बात तक नहीं करी। दैट मीन्स नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम, दे आर आइसोलेटेड, जो वो हमारे साथ करना चाहते थे। और मोदी से लिया पंगा तो भगवान यानी कि महादेव कर देंगे आपको नंगा, वो वाला हाल कर दिया है इनके साथ। दोस्तों नाउ दे आर रीचिंग टुवर्ड्स अस फॉर फ्रेंडशिप। पहले हम जा रहे थे गले मिलने के लिए, अब वो गला पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं रॉ पावर ऑफ बोल्ड अनअपोलोजेटिक भारत, जो आपको दिखा मोदी जी के जेस्चर्स में। अब आप देखिए आज जो मीटिंग होगा उसमें भारत के फेवर की बातें की जाएंगी, कुछ चीज़ों को सरेंडर अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, और वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी प्लेजेंटरीज वो एक्सचेंज की जाएंगी, क्योंकि रीज़न है मोदी जी ने सीख लिया दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना। ये है रियल जियोपॉलिटिक्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।